नमस्ते। आज इस प्लैनेट टॉक शो में जिसमें हम शिक्षा पर मंथन कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। एक लंबे समय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद से ही हम उसके क्रियान्वयन और शिक्षा नीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ श्री शशि मोहन जी उनियाल। आपको शिक्षा में 20 वर्ष से लंबा अनुभव है। आप एमएससी मैथ्स और बीएड हैं। वर्तमान में आप सरस्वती विद्या मंदिर रुद्रप्रयाग में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। इससे पूर्व आप सरस्वती विद्या मंदिर भानियावाला देहरादून में कार्यरत थे। वहां उत्कृष्ट शिक्षा परिणाम के लिए आपको मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। आपका इस प्लैनेट टॉक शो में शशि मोहन जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जी नमस्कार अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया। जी, सभी जो ऑनलाइन यूजर्स हम लोगों को देख रहे हैं उनको भी सादर नमस्कार। जैसा कि 34 वर्ष बाद इस शिक्षा नीति आई है, शिक्षा में कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ता, शिक्षक बंधु और छात्र छात्राएं, निश्चित ही हम सब लोगों के लिए हर्ष का विषय है कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लेकर यह शिक्षा नीति आई है। 1968 में प्रथम शिक्षा नीति आई, 1986 में द्वितीय आई, 1992 में कुछ बदलाव किए गए, परंतु उसके बाद 1986 के बाद 2020 मोदी कैबिनेट द्वारा उसको पास भी किया गया है। और वर्तमान में उसके क्रियान्वयन को लेकर कि कैसे वह विद्यालय में जमीनी स्तर पर वह बिंदु इंप्लीमेंट हो गए, इन सभी बिंदुओं को लेकर आज हम इस ब्रेनस्टॉर्मिंग में, इस शो में चर्चा करने वाले हैं। निश्चित ही शशि मोहन जी, सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी बिंदु अच्छे हैं। आपको शिक्षा में एक लंबा अनुभव है, आपके शिक्षा परिणाम अच्छे रहे हैं पूर्व में। आपने लॉकडाउन के अंतराल में भी एक अच्छा कार्य किया है। आपको ऐसे कौन से बिंदु लगते हैं जो कि एक अमूलचूल परिवर्तन लेकर आने वाले हैं शिक्षा में, शशि मोहन जी? जी अभिषेक जी, ऐसा है अभिषेक जी, ये माना जाता है कि अगर किसी समाज विशेष में या किसी देश में अगर हमें कुछ परिवर्तन करना है तो उसके लिए उस समाज या उस देश की शिक्षा में परिवर्तन करना चाहिए। अनुकूल परिवर्तन करना है समाज में तो अनुकूल परिवर्तन करना चाहिए, प्रतिकूल परिवर्तन करना है तो प्रतिकूल। अभी तक जो हम शिक्षा नीति देख रहे थे, बहुत कुछ वो हमारे देश के अनुकूल नहीं थी। हमारे अनुकूल जो शिक्षा नीति होनी चाहिए उसकी एक झलक हम इस वर्तमान जो 2020 में शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति घोषित की गई है, एक मसौदा तैयार किया गया है। इसमें बहुत कुछ मेरा भारत मेरी शिक्षा, इस थीम पे आधारित शिक्षा नीति का एक झलक हम देखने को ऐसा इसमें देखते हैं। इसमें वैसे बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत उपयोगी रहने वाले हैं। कुछ प्रमुख बिंदुओं पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं। अभी तक वर्तमान में जो शिक्षा नीति है, इसमें हम जो शिक्षा का एक सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक जो पैटर्न है 10+2 का रहा है। यानी 12 क्लासेस बच्चे को अभी तक पढ़नी होती हैं। पहली क्लास उसकी फर्स्ट होती है और हायर सेकेंडरी आखिरी क्लास उसकी 12th होती है। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है, इसमें एक नया पैटर्न सरकार ने घोषित किया है जो 5+3+3+4 पर आधारित है। 5 का मतलब है पहले 5 वर्ष की शिक्षा। जिन 5 वर्षों में पहले 3 वर्ष बच्चे के जो विद्यालय में रहेंगे, उसमें उसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं रहेगा। यानी नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी, ये 3 कक्षाएं उसकी रहेंगी, जिसमें उसने खेलना है, कूदना है और पूरी मौज मस्ती के साथ सीखना है। यानी बच्चा सीखेगा लेकिन उसमें पढ़ाई का दबाव नहीं रहने वाला है। ये नई शिक्षा नीति में ऐसा बताया गया है। और जैसे हम अभी तक कहते भी आते हैं, अभिभावक कहते हैं, शिक्षक कहते हैं कि जो वर्तमान शिक्षा नीति है इसमें बच्चे का बचपन खो सा गया है। जैसे 3 साल के बाद बच्चे को विद्यालय में रख दिया जाता है और
तुरंत उसके हाथ में पेंसिल पकड़ा दी जाती है, उसको रिटर्न वर्क शुरू करवा दिया जाता है और उसका बचपन वाकई में खोसा गया है। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है, इसमें 3 वर्ष में ही बच्चे को विद्यालय में रखा जाएगा, लेकिन वो अपना बचपन पूरा खुल के जिएगा और उसके साथ सीखेगा भी। ऐसे अगले 2 वर्ष उसके फर्स्ट सेकंड क्लास के रहने वाले हैं, जहां पे उसका अध्ययन कार्य शुरू हो जाएगा, और लेकिन उसको उसमें होमवर्क नहीं दिया जाएगा। उसको जो भी पढ़ना है विद्यालय में पढ़ना होगा, वहीं पे उसे सीखना है। उसके बाद जो 3 अगली कक्षाएं हैं, ये जो पहली 5 वर्ष की उसकी कैटेगरी रहेगी, ये फाउंडेशन स्टेज उसकी रहेगी, क्योंकि ये माना जाता है कि बच्चे का जो 85% मस्तिष्क है वो 6 वर्ष से पूर्व विकसित हो जाता है। अभी वर्तमान जो हम शिक्षा नीति का, जिसके अंतर्गत हम पढ़ाई करते हैं, बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं, उसमें बच्चा पहली क्लास में 6 साल बाद आता है। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें 3 साल में उसे विद्यालय में प्रवेश दिलवाना है, तो 6 साल होने तक वो काफी कुछ सीख लेगा खेल खेल में। तो अगली जो कैटेगरी है उसकी प्रिपरेटरी स्टेज, यानी 3rd, 4th, 5th क्लास, जिसमें उसका अध्ययन कार्य भी होगा, उसके साथ साथ उसे थोड़ा होमवर्क भी देना शुरू किया जाएगा। और जो ये 8 साल की कुल अध्ययन क्लास उसकी होगी, 5 और 3 8 वर्ष, यानी नर्सरी से 5th क्लास तक, ये उसको अपनी मातृभाषा में अध्ययन करने की सुविधा रहेगी। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि उसे इंग्लिश में ही अध्ययन करना है। इंग्लिश भी कर सकता है, मातृभाषा में भी कर सकता है, और इसके साथ सबसे अच्छी बात है कि उसे अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है, उसमें भी पढ़ने की स्वतंत्रता रहेगी। उससे अगले जो 3 वर्ष हैं 6 to 8th क्लास के, यहाँ से उसका एक और स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा, ये उसकी मिडिल स्टेज हो जाएगी। यहाँ पे उसके सब्जेक्ट के साथ उसे कौशलात्मक विकास उसका किया जाएगा, यानी हाथ से करने वाले काम, जैसे सिलाई है, बुनाई है, कढ़ाई है, अगर उसका इंटरेस्ट जो है खेती किसानी में है, से ये सारी, अभी हम जब पढ़ते थे, मुझे अपना ध्यान आता है, जब हम 6 to 8 पढ़ते थे तो हमारे पास काष्ठ कला और ये लकड़ी का जो है काम कैसे किया जाता है वो सिखाया जाता था, कृषि सिखाई जाती थी, और काफी समय से ये चीजें अब दिखती नहीं। एक बार फिर से नई सरकार ने इसका प्रारंभ किया है, जिसका लाभ वाकई में आने वाली पीढ़ी को मिलने वाला है। तो 6 to 8 जो स्टैंडर्ड है, सब्जेक्ट विषय ज्ञान के साथ साथ बच्चे को कौशलात्मक विकास भी उसका किया जाने वाला है, ऐसा इसमें बताया गया है। और जो अगली स्टेज है हायर सेकेंडरी स्टेज 9 to 12th की, इसमें एक तो स्ट्रीम जो सिस्टम है वो खत्म कर दिया गया है। अभी क्या रहता था, अभी तो खैर 10th तक, 10+2 में 10th तक सभी को एक जैसी शिक्षा लेनी होती, वो कंपलसरी है कि उसे वो पढ़ना ही है, उसकी इच्छा नहीं भी है तब भी उसे पढ़ना है। लेकिन आने वाली जो नई शिक्षा नीति है, इसमें 9 to 12th के लिए ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होगी। जैसे अभी वर्तमान में 11th में बच्चे को चॉइस दी जाती है, आपने साइंस लेनी है, आर्ट लेनी है, कॉमर्स लेनी है, लेकिन नई शिक्षा नीति में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है ना। वो साइंस के साथ आर्ट के सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। कोई उसकी ऐसी, जैसे होता है ना, खाने साथ शादी में हम जाते हैं, हमारी मर्जी, हमारे सामने 20 पकवान, हमें जो पसंद है हम वो लेते हैं। ये आगे 9 to 12th के लिए नई शिक्षा नीति में रहने वाला है। इसके साथ साथ बच्चों को एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने की सुविधा भी रहेगी, क्योंकि हमारे देश के कई बच्चे बाहर अदर कंट्रीज में जाते हैं, वहां पे जाके जॉब करना, वहां पे अपने जो उनकी एबिलिटी है उसको प्रस्तुत करना, तो उसके लिए फॉरेन लैंग्वेज का भी एक प्रावधान रहेगा। बच्चा एक फॉरेन लैंग्वेज भी उसमें सीख सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे आगे जो हायर एजुकेशन है, डिग्री कॉलेजेस हैं, वहां पे ग्रेजुएशन की शिक्षा है, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया। वर्तमान में अभी जैसे मैंने कहा ना, स्ट्रीम खत्म कर दी गई। अब ग्रेजुएशन बच्चा करता है तो हम पूछते हैं अभी क्या किया तुमने, बीएससी की है, बीए किया है, बीकॉम किया है, वो कैटेगरी अलग अलग बढ़ जाती है उसकी। लेकिन आने वाली शिक्षा नीति में ऐसा नहीं होने वाला है।
वहां पे बीएससी बीए बीकॉम नहीं कहा जाएगा, वहां पे ग्रेजुएट कहा जाएगा, क्योंकि स्ट्रीम खत्म है, इसलिए वो अपनी इच्छा से विषय चुन सकता है। उसको आगे माना आईएएस की तैयारी करनी है, अभी मैं देखता हूँ अभी वर्तमान में जो है, माना किसी ने बीएससी कर दी, उसकी इच्छा में आईएएस की तैयारी करूं, तो उसे अलग से फिर आर्ट के सब्जेक्ट लेके आगे की पढ़ाई उसे करनी होती है। लेकिन आने वाली शिक्षा नीति में ऐसा बिल्कुल नहीं रहने वाला है, उसकी चॉइस के अनुसार वो अपने सब्जेक्ट ले सकता है। इसके साथ ही जैसे ग्रेजुएशन 3 साल का रहता है, तो नई शिक्षा नीति में उसको 4 साल का कर दिया गया है, लेकिन उसमें बच्चे की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है। अक्सर कई बार क्या होता है, बच्चे जैसे माना एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन में, फर्स्ट ईयर किया उन्होंने और अदर कंपटीशन में भी वो फाइट करते रहते हैं, कहीं निकल गए, उन्हें छोड़ना पड़ गया फर्स्ट ईयर, तो उनका 1 साल वो खराब सा हो जाता है। लेकिन आने वाली नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं होने वाला है, उनको फर्स्ट ईयर में उनका काउंट होगा, वो उसे सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर को डिप्लोमा, थर्ड ईयर कर दिया तो डिग्री, और फोर्थ ईयर कर दिया तो उसने रिसर्च स्कॉलर उसको मान लिया जाएगा, उसी हिसाब से उसको दिया जाएगा। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएट ये 1 साल का हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर जो समय अभाव में। जी जी जी, तो ये बहुत अच्छा परिवर्तन है जो नए बच्चों को लाभकारी बनेगा। जी जी, अभिषेक, आपने भाई साहब अपनी बातों में कहा कि स्किल डेवलपमेंट को लागू किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जी ई शिक्षा पर जोर दी जाएगी जी, और फॉरेन लैंग्वेजेस का, इसके लिए संसाधन भी चाहिए रहेंगे और ह्यूमन रिसोर्स भी स्किलफुल चाहिए रहेंगे। जी जी जी, क्या सुझाव है, इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहेगा, क्या सरल रहेगा या मुश्किलें आने वाली हैं? देखिए, जब बहुत बड़ा बदलाव लाना है, बहुत बड़ा परिवर्तन करना है, तो उसमें शुरुआत में तो मुश्किलें रहती, लेकिन हम कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर ये नई शिक्षा नीति हमारे देश की आवश्यकता है, तो उसके लिए जो जरूरतें हैं वो तो जुटानी ही पड़ेंगी। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समय के साथ साथ वो जरूरतें तो पूर्ण करनी पड़ेंगी, अगर हमें अपनी शिक्षा अपने देश के अकॉर्डिंग करनी है। जी अभिषेक जी, जी भाई साहब, लॉकडाउन का समय गया और हम लॉकडाउन से अनलॉक के समय में आए हैं। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया गया है। आज से 5 वर्ष पूर्व जब टेक्नोलॉजी का एक स्पेशल एक पार्ट चला विद्या भारती में, तो 5 वर्ष पूर्व मुझे ध्यान है कि हम लोगों ने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्टडी पॉसिबल है, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, विदेशों से वार्ता कराई गई, आप लोगों की आपस में कराई गई, पर उस समय वो स्वप्न सा लगता था कि क्या संभव है, पर कोविड ने वह कर दिखाया। कोविड के समय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक माध्यम बना जो घर बैठे बच्चों को शिक्षा दी गई विद्यालय के द्वारा। भाई साहब, कोविड के समय में कैसा अनुभव रहा और किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? बीते जो 8-9 महीने का समय है, इसने बहुत कुछ व्यक्ति को, समाज को सिखाया है, बहुत कुछ ज्ञान दिया है। तो मुझे अन्य में नहीं जाना है। आपने टेक्नोलॉजी की बात की है, तो मैं खुद एक विद्यालय में प्रधानाचार्य हूँ, यहाँ पे स्टाफ है, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको हम पहले से जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी थी जिनसे अनजान थे, और इस दौरान जो हमें बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण देना पड़ा, उसमें बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिला। मेरे स्टाफ में ऐसे कुछ लोग थे जो काफी उम्र के भी, खाली फोन से बात करना ही जानते थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत मेहनत की। अभी जैसे हमने इसमें जो है लैपटॉप, व्हाट्सएप ग्रुप बना के लैपटॉप के माध्यम से या लाइव क्लास के माध्यम से, कुछ जूम ऐप है, गूगल मीट ऐप है, इनके माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण करवाया। तो आज ये स्थिति है अभिषेक जी कि मेरे स्टाफ में जितने लोग हैं, 17 लोग हैं, सभी इसमें सक्षम हैं। धीरे धीरे, मैंने कहा ना, अब इस आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आविष्कार माने किसी यंत्र को बना देना, वो आविष्कार नहीं। आज आवश्यकता थी इसकी, तो धीरे धीरे सबके दिमाग में फीड हो गया है कि हमने ऑनलाइन शिक्षण किस तरह करवाना है। तो अलग अलग माध्यमों से बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। इसके साथ ही कुछ हमें समस्याएं भी रही।
जैसे ऑनलाइन शिक्षण में अभी मेरा जो विद्यालय है ये पहाड़ी क्षेत्र में है, उत्तरांचल के पहाड़ी क्षेत्र में है, और नेटवर्क की समस्या कुछ रहती है। तो कुछ ऐसे भी भैया बहन थे, ऐसे बच्चे थे जिनको नेटवर्क की समस्या के कारण शिक्षण कार्य से थोड़ा बाधित हुआ और उनको दूर रहना पड़ा। तो नेटवर्क की समस्या इसमें रही। ऐसे कुछ घर में माना 3-4 बच्चे हैं, फोन एक है, एक फोन से पढ़ना, वो भी एक बाधा इसमें रही। किसी तरह तालमेल बैठाना सीखा फिर पेरेंट्स ने। कुछ तीसरा क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है उसकी अज्ञानता। हम तो चलो शिक्षक समाज से जुड़े हुए लोग हैं, हमने वर्कशॉप लगाई अपने टीचिंग स्टाफ को जो है उनका डेवलप करने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए मैंने खुद वर्कशॉप यहाँ पे आयोजित की, किस तरह से हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जो पेरेंट्स हैं, कुछ पेरेंट्स हैं इससे अनजान रहे, तो मोबाइल तो थे लेकिन उसका यूज करना नहीं आया, आ सकते नहीं थे, कोरोना के बाउंडेशन थी, लिमिटेशन थी। तो इसलिए ये जो कुछ बाधाएं रही, इसमें हमें थोड़ा समस्याएं खड़ी की। लेकिन धीरे धीरे अभी सरकार की कुछ गाइडलाइन आई हैं, 10th 12th क्लास प्रारंभ हुई है, शुरुआत हुई है उनसे, ऐसे बच्चों का भी थोड़ा आना जाना शुरू हुआ है, थोड़ा हमारा आना जाना बच्चों के घर में शुरू हुआ है। तो जो बाधाएं थी कुछ 30-40% हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं, वो बाधाएं दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जी 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 अभिषेक। तो कोविड एकदम से आया तो संसाधनों की हम उस प्रकार से तैयार नहीं थे, परंतु तैयार। आपके स्कूल को हम लोगों ने फॉलो किया, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। आगे बढ़ता हूं भाई साहब। जी भाई। कोविड के बाद, जैसे ही कोविड का वैक्सीन बहुत पास है, जैसे ही आ जाएगी, अगला सत्र भी आएगा, पूरा स्कूल जी पुनः खुलेगा। जी। आपको कैसा लगता है कि हमें समय सारणी में क्या बदलाव करने चाहिए जिससे हम ई शिक्षा से पुनः दूर ना हो जाएं? कैसे हम इसको अपने वीकली एक रेगुलर अपने करिकुलम में या समय सारणी में कैसे लाएं? उस पर आपके क्या सुझाव है, कैसे इसको कंटिन्यू किया जाए? एक तो इसके लिए जैसे पहले भी आपने भी बताया और मेरी भी ओर से भी आया कि एक तो हमें इसके लिए संसाधन सबसे पहले जुटाने होंगे, जो आवश्यक संसाधन। जैसा कि नई शिक्षा नीति में भी ऐसा सुनने में आ रहा है और देखने में आ रहा है कि सरकार का प्रयास है, जो अभी महामारी में जो समस्याएं रही है, जो बच्चों ने एक समस्याएं फेस की है, तो वो उसमें ना हो। अगर उसमें ऐसी कोई समस्या आती है महामारी की या कोई भी ऐसी घटना होती है और हमें ऑनलाइन शिक्षण करना पड़े, तो हर बच्चे की पहुंच तक वो हो। तो उसके लिए जैसे ये जो टैबलेट होते हैं, जो नए फीचर्स हैं इसके टेक्नोलॉजी के, उनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बच्चों के स्तर के अनुसार, मानो 6 to 8th में पढ़ने वाला बच्चा है, उसका मैटर हो उसमें, उसके माध्यम से वो पढ़ाई कर सके। तो ये कुछ नई चीजें इसमें, मेरा मतलब ये है कहने का कि अगर हमें आगे भी ऐसी समस्याएं फेस करनी पड़े तो उसके लिए हमें वैसे संसाधन विद्यालय स्तर पर जुटाने का प्रयास करना पड़ेगा, और वही संसाधन पेरेंट्स के पास भी अवेलेबल होने चाहिए। जैसे आप और मैं अभी जुड़े हैं, आप और मैं इसलिए जुड़े हैं कि दोनों ओर ये फैसिलिटी है, माना आप पे है मेरे पे नहीं है तो मैं वंचित रहूंगा इस चीज, इसलिए फैसिलिटी दोनों ओर होनी चाहिए। और ई लर्निंग का ज्ञान, ये जो है ई टीचिंग, जो ये शिक्षा है, ऑनलाइन शिक्षा है, इसका ज्ञान पेरेंट्स को भी होना चाहिए ताकि वो भी उन संसाधनों का अपने पास जुटाव कर सके। जी अभिषेक जी भाई साहब, ई शिक्षा में श्रेष्ठ बिंदु है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि ई शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। आपने कुछ चीजें बताई ही हैं कि आचार्य प्रशिक्षण, संसाधन और कुछ कंटेंट की अवेलेबिलिटी अगर ये हो तो आसानी रहेगी ई शिक्षा को सुचारू रूप से आगे चलाने में। जी। अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को टेक्नोलॉजी भी कोशिश करेगी कि क्या सहायता कर सकती है और टेक्नोलॉजी में भी बदलाव करेंगे, उसी अनुसार हम भी बदलाव कर रहे हैं। जैसे उसी एक एप्लीकेशन जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं उससे ही क्लास कैसे ली जाए, उसी में ही स्किल डेवलपमेंट का कंटेंट कैसे आए, उसी में ही टीचर्स के लिए कौन से प्रशिक्षण के लिए कुछ मॉड्यूल हो सकते हैं क्या, आपके अभिभावकों के प्रशिक्षण के कुछ मॉड्यूल हो सकते हैं क्या, कि उनको बेसिक जानकारी क्या क्या होनी चाहिए। जी। आपने टेक्नोलॉजी को महसूस किया है कोविड के दौरान,
आपको जी और क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी में आने वाले समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखते हुए ये कुछ फीचर्स होने चाहिए टेक्नोलॉजी में, जिससे बहुत आसानी रहेगी शिक्षा उपयोग करते हुए टेक्नोलॉजी को? फीचर्स में वर्तमान में जो संसाधन है जी ये तो होने ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो है नए जो व्यवस्था हो उसमें जी कुल मिला के आपस में जुड़ना हो सके, ऐसे जी फीचर्स तो उपलब्ध कराने ही चाहिए टेक्नोलॉजी के जी क्षेत्र। जी जी। आपने प्लेनेट टॉक शो में जितने भी सुझाव दिए, हम जो आने वाला अपग्रेडेड वर्जन है उसमें भी आपके सभी सुझावों पर कोशिश करेंगे कि उसका इम्प्लीमेंट करके उसके समाधान अगले शैक्षणिक सत्र से पूर्व आप तक पहुंचे। आपने अपना इस सत्र के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शशि मोहन जी। जी नमस्ते। धन्यवाद अभिषेक, नमस्कार।